हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी यूपीएससी के सारे जीएस पेपर्स हो चुके हैं और हमने देखा इस बार क्वेश्चन काफ़ी बैलेंस्ड आए थे और एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रिलेवेंट एरिया था क्वेश्चंस। बट थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी थे क्वेश्चंस। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि उन क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल कर सकते थे विदाउट विथ लिमिटेड नॉलेज। ओके, सो आई एम रेफरिंग हियर जीएस पेपर वन, द फर्स्ट क्वेश्चन: evaluate the nature of the भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ओके, ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था। तो इसमें जब भक्ति लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, इसमें जो जो की वर्ड्स हैं, पहला तो है कि आपको इवेल्युएट करना है, दैट इज़ कि उसका नेचर कैसा था और एक्सटेंड कैसा था, उसका अप्रोच क्या था, किन लोगों के लिए वो बुक्स लिखी गई थी और उन्होंने उन्होंने सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट डाला। ठीक है, उसके अलावा फिर अगला है भक्ति लिटरेचर, द स्पेशल मेंशन इज अबाउट लिटरेचर। ओके, एंड देन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, कि भक्ति लिटरेचर का इंडियन कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जब हम शुरुआत कर सकते थे इंट्रोडक्शन में, तो पहले हम दिमाग में लाएंगे कि एनसीईआरटी में हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी है। तो हमने 12th क्लास में पढ़ी थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में उसका सिंथेसिस देखा था कि क्या चेंजेस सोसाइटी में आए, उनका नेचर क्या था, वगैरह वगैरह। तो इंट्रोडक्शन में हम उस टाइमलाइन को रेफर कर सकते हैं जब 6th सेंचुरी के बाद या 8th सेंचुरी में, जब डीप साउथ में अलवर एंड नैनर मूवमेंट शुरू होता है। उस पीरियड को हम लोग रेफ़र कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और वो अलग अलग पीरियड टाइम स्पैन में, कि फिर जब वो 8th सेंचुरी में शुरू हुआ, 11th सेंचुरी तक चला, 12th सेंचुरी तक, फिर वो बाद में फिर इवन 16th सेंचुरी के आसपास वो देखने को मिलता है। तो वो दो फेजेस में भक्ति मूवमेंट्स इंडिया के चले हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम मेन बॉडी आते हैं कि हम किन किन एरियाज़ में हम टच कर सकते हैं भक्ति लिटरेचर को। यहाँ पे साफ लिखा है कि नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। तो पहले हम भक्ति लिटरेचर का जो नेचर था वो देखेंगे। तो एक चीज़ कॉमन थी सब में कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल मोनोपोली को उन्होंने चैलेंज किया। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स का एक छत्रराज था, जो रिजिड मोनोपोली था रिलीजन के ऊपर। रिलीजन को एक तरह से एक बेनोवलेंट फेस देने की कोशिश की गई, स्पिरिचुअलिज्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो एक ये चीज़ कॉमन थी सब में। फिर दूसरा कि इसका नेचर बहुत इंक्लूसिव था, एज इट वाज डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स द मासेस। ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहते थे, इनका प्रयास था। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे सोशल बाउंड्रीज़ को इन्होंने ट्रांसेंड करने की कोशिश की, उनको लांघने की कोशिश की। जैसे कि वुमेन को रीच करने की कोशिश की गई, जो लोअर कास्ट थे उनको टच करने की कोशिश की। इवन इन मेनी केसेस जो भक्ति सेंट्स थे वो खुद लोअर कास्ट से थे। तो साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया कि अलग अलग सेक्ट जो थे, जो रिलीजन्स थे, उनके बीच भी ये भक्ति लिटरेचर्स जो थे वो ब्रिज बनकर उभरे। फिर उसके अलावा जब हम देखेंगे नेचर, चूँकि हम ये बात जानते हैं कि अभी आगे हमें लिखना है कि उनका एज रेफरिंग टू द क्वेश्चन कि इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो एक बहुत ही सेलिएंट फीचर है कल्चर का, लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं जो ये भक्ति मूवमेंट्स के ये जो राइटिंग्स होते थे, जो लिटरेचर होते थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था लिंग्विस्टिक क्षेत्रों के निर्माण में। फिर अगली चीज़ जो है वो है कि एट्रीब्यूशन, कि उन्होंने गॉड को कैसे परसीव किया। नॉर्मली हम लोग वेदास टाइम में देखते थे कि लेयर ऑफ द स्काई, मतलब कि अलग अलग जो स्काई के लेयर्स हैं उनके हिसाब से गॉड्स अलग हैं। अलग अलग फॉर्म ऑफ नेचर है, अग्नि है, वरुण है, इस तरह से फॉर्म ऑफ नेचर के हिसाब से गॉड डिसाइडेड थे। इस बार एक बेटर फिलोसफिकल, मतलब मोर प्रिसाइज, मोर रैशनल फिलोसफिकल शेप देने की कोशिश की गई गॉड को। वो था दो फॉर्म, दैट वाज सगुन एंड अनदर वाज निर्गुण। तो जो भक्ति मूवमेंट के लिटरेचर्स थे ये दो भाग में बटे हुए थे। ठीक है, अब हम तीनों सबका एक एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा कुछ स्कॉलरली थी चीज़ नहीं वो करने जा रहा हूँ, उठाने नहीं जा रहा हूँ। सबका एक एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे आंसर राइटिंग में या मेंस में, तो जैसे ही आप एक एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करेंगे,
ये टोटली कनेक्ट कर जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या रेफर करना चाह रहे हैं। तो उसका एक एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि नो ब्राह्मणिकल मोनोपोली जो पहला हमने यहाँ दिया है, तो उसका एक एग्जांपल हम कबीर को दे सकते हैं कि उन्होंने हमेशा से प्रीस्टली क्लास को चैलेंज किया। और जो आपके वो थे उनके, आप जब आप राइटिंग्स पढ़ेंगे, उनके जब टीचिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें वो थे कि मुझे ठीक से वो लाइन याद नहीं है, बट इट रेफर्स टू समथिंग लाइक कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो ये कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणिकल मोनोपोली के अलावा जो रिचुअल्स थे, जो राइट्स थे, उनको भी इन्होंने चैलेंज किया। तो उनका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एग्जांपल फॉर ब्राह्मणिकल मोनोपोली को चैलेंज करने वाले कबीर। और उनका जो सिटिंग था वो आई थिंक समवेयर प्रयागराज, और it could be a brahminical place, be very holy place for Hindus where he was residing। फिर अनदर है कि इंक्लूसिव था ये पूरी तरह से। तो आप देखेंगे कि आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो एक बहुत सारे जो शैव सेंट्स हैं, भक्ति सेंट्स, स्पेशली द अंदल, वन नेम इज़ अंदल, जो कि एक नैनार सेंट हैं और जो कि फीमेल हैं, ठीक है। वो एक लोअर कास्ट से हैं, लोअर कास्ट से हैं, फीमेल हैं, ठीक है। और एक शैव सेंट है। तो उनका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप तीनों का कि वेमेन वेमेन भी हैं वो, उनका कास्ट भी लो है, ठीक है। तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया कि इंक्लूसिवनेस शो करता है भक्ति मूवमेंट का, कि जो लीडिंग फिगर्स हैं वो लोअर कास्ट से हैं, वुमेन से हैं। फिर तीसरा चीज़ आते हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्ति सेंट्स के लिटरेचर्स हैं, उनसे रिलेटेड लिटरेचर्स हैं, जो कि कई सारे लैंग्वेजेस के उत्थान में, या कहें कि उनके प्रोग्रेस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि बासवन्ना हो गए हमारे, या जिन्होंने कि लिंगायत रिलीजन चलाया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो उनका एग्जांपल आप नो ब्राह्मणिकल मोनोपोली में भी दे सकते हैं कि उन्होंने उनका जो रिलीजन ही था कि टोटल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड था, कि कोई वहाँ पे प्रीस्टली क्लास नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिंग्विस्टिक में भी वो कर सकते हैं कि लैंग्वेज के उत्थान में उनका जो राइटिंग्स था, उनका उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसी तरह से आप दूसरे रीजन्स से रिलेटेड, जैसे कि आप नॉर्थ में ही देख लीजिए, अवधी लैंग्वेज जो है उसके मतलब उत्थान में या उसके प्रोग्रेस में तुलसीदास का बहुत बड़ा रोल है, जो कि भक्ति सेंट हैं अपने आप में, ठीक है। उनके साथ साथ रामानंद हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे सेंट्स में थे जो अवधी लैंग्वेज के उसमें काफ़ी बड़ा रोल है उनका। उससे बाद में हिंदी भी डेवलप होता है। तो इसमें का आप एक फ्लो चार्ट भी दिखा सकते हैं कि रामानंद, कबीर एंड उनके साथ दूसरे सेंट भी, और ऐसे डैश करके दिखा सकते हैं कि वो एरो दिखा के, कि फिर वो डेवलप होता है अपने आप में अवधी लैंग्वेज में। और जो अपभ्रंश था हिंदी का, जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, फिर उससे फिर हिंदी निकल के आता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। तो लिंग्विस्टिक प्रोग्रेस में उन्होंने इस तरह से योगदान किया। फिर तीसरा देखते हैं कि एट्रीब्यूशन में सगुण एंड निर्गुण। तो उसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कबीर जो थे वो निर्गुण भक्त के उपासक थे, वहीं सूरदास जो हैं वो सगुण भक्ति के उपासक हैं। तो ऐसे करके उनका, फिर उनके जो बुक्स हैं प्रोमिनेंट, उनका नाम ले सकते हैं, जैसे कि कबीर की है ग्रंथावली, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर सगुण और निर्गुण में भी आप रत्नावली है जैसे कि सूरदास की, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या सूर सागर है। इस तरह से बहुत सारे लिंग्विस्टिक कंपाइलेशन है, उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने दिखाया कि भक्ति मूवमेंट्स में जो लिटरेचर था उसका नेचर क्या था, और उसका जो प्रभाव था सोशल लेवल पे। जैसे कि इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, तो नेचर तो आपने इवेलुएट कर दिया कि ये 3-4 डायग्राम में जो आपने देख रहे हैं उसके हिसाब से। उसके हिसाब से आपने कल्चर पे थोड़ा थोड़ा आपने दिखा दिया कि क्या अफेक्ट पड़ा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर एक फाइनल में फिर आप कल्चरल कंट्रीब्यूशन को अलग से फिर से हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा, कि आपने सेपरेटली उसको डील किया है। पहले की तो कि लिटरेचर से जो सॉन्ग एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल कन्नड़ा लैंग्वेज एंड अवधी लैंग्वेज, जो हमने देखा कि लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुआ, प्लस जो सॉन्ग्स डेवलप हुए जो आज भी गाए जाते हैं, जो कबीर के हो गए, बहुत सारे दोहा दोहा जो होता है वो अभी भी यूज़ होता है। तो लिटरेचर और लिटरेचर जो है वो सॉन्ग और लिंग्विस्टिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर लिटरेचर का ही अफेक्ट आप आर्ट में देखेंगे कि फोक सॉन्ग्स एंड अदर जो जैसे कि नाटक होते हैं कई बार उनके द्वारा लिखे हुए, फिर ड्रामा वगैरह होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि डीप साउथ में, केरला में
बहुत सारे थिएटर्स डेवलप हुए थे जो कि कहीं न कहीं भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। उसी तरह से आप देखिए आसाम में सत्रिया जो था, वहाँ पे भी ड्रामा और नाटक होते थे स्टेज पे, उसका काफ़ी स्कोप था, जो कि वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड था। उसी तरह से फिर टेम्पल और स्कल्पचर में भी आप इसका बहुत स्कोप देखेंगे। जैसे कि अ, तमिलनाडु में, बंगाल में, इन सब जगहों पे जहाँ पे ये टेम्पल का जब निर्माण होना शुरू हुआ फिर बाद में, तो वॉल्स पे भक्ति मूवमेंट के लीडर्स को दिखाया जाता था, उनको फॉलो करते हुए लोगों को दिखाया जाता था। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता था कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे भक्ति मूवमेंट ज़्यादा देर ठहरते थे, सॉरी भक्ति सेंट्स ज़्यादा देर ठहरते थे, वह वहाँ पे एक रेगुलर आना जाना होता था जब उनका, तो वो एक ऐसा श्राइन के रूप में डेवलप होने लगता था। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, मायापुर जो बंगाल में है, वो चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है। तो वो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड होने के कारण टेम्पल के रूप में उभर के आया। फिर आप साउथ में भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहाँ पे उनके वॉल्स पे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड रिलेटेड आपके पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। कई बार उनके जो राइटिंग्स है उनको रेफर किया गया, दैट इज़ लिंग्विस्टिक पार्ट जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट का। तो ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया, आई थिंक 150 इज़ वेरी क्रिस्प। आप एक एक लाइन लिखेंगे एक एक एस्पेक्ट के बारे में तो बहुत है। और प्लीज़ आप एग्जाम्पल को ज़रूर मेंशन कीजिए। और लास्ट में एक और अलग डायग्राम जो है, आप अलग अलग रीजन को दिखा सकते हैं भक्ति मूवमेंट एंड कल्चर करके। उसमें ये जो जो रीजन से जो प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स हुए हैं उनको दिखा सकते हैं आप, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर हो गए महाराष्ट्र से, देन बासवन्ना इज़ फ्रॉम कर्नाटका, देन अभी आप बंगाल में चैतन्य महाप्रभु को दिखा सकते हैं। देन अनदर इज़ उड़ीसा, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्राइबल कल्चर था वहाँ का, वो जो मेन स्ट्रीम हिंदुज़म था उससे इंटीग्रेट हुआ भक्ति मूवमेंट कारण। और जो जगन्नाथ कल्ट है उड़ीसा में, वो उसका एक स्वरूप है। तो कैसे वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का रूप ले लिया भक्ति मूवमेंट ने, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जगन्नाथ कल्ट। फिर आप नैनार और अलवार को डीप साउथ में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से भक्ति मूवमेंट और कल्चर पर जो प्रभाव है, जो कि अपने आप में क्षेत्र को एक डिस्टिंग्विशनेस प्रदान करता है, उसको आप देख सकते हैं। और इसको इन्हीं रिमार्क के साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा डिटेल में विथ लिमिटेड नॉलेज एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर्स को हमने टच करने की कोशिश की। तो इस तरह से अगर आप आगे के क्वेश्चंस में चाहते हैं कि डील किया जाए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। थैंक यू।